चले, जो आज आपको वीडियो दिया जा रहा है वो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित जो है आज का वीडियो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित वीडियो है। तो जो जो लॉर्ड डलहौजी थे वो 1848 में यानी कि 1848 में ये भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए थे। तो पहले लॉर्ड डलहौजी के बारे में देख लीजिएगा कि जो लॉर्ड डलहौजी जी हैं वो साम्राज्यवादी नीति का था, दृढ़ निश्चयी था, परिश्रमी था, ईमानदार था, योग्य था और देश प्रेमी था। ये जो विशेषताएं थीं ये लॉर्ड डलहौजी में कूट कूट करके भरी थी। और इसी क्रम में जो गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति हुई थी वो 1848 में ये गवर्नर जनरल बनकर के आया ही था। और जितने भी अब तक जो आधुनिक भारत के इतिहास में जितने भी गवर्नर जनरल या वायसराय बनकर के जो भी आए हैं ब्रिटेन से, उनमें सबसे ज़्यादा ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हुआ था। सर्वाधिक विस्तार क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हुई थी। और लॉर्ड जो डलहौजी थे इन्होंने जो भारत में जो विभिन्न प्रकार की जो देसी रियासत में जो राजा महाराजा थे इनके द्वारा जो उपाधियां दी जाती थीं, तो लॉर्ड डलहौजी ने 1853 में उपाधियों का अंत कर दिया था। और कुछ ऐसी उपाधि हैं जैसे जो उपाधियों का अंत था तो जो पेशवा हैं, पेशवा की उपाधि का अंत कर दिया गया था। और जो दूसरे हैं वो कर्नाटक के जो नवाब थे, नवाब की उपाधि का अंत कर दिया गया था। और एक और थे तंजौर में थे, दक्षिण भारत में जो तंजौर है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में जो महाराजा की उपाधि दी जाती थी, महाराजा की उपाधि, मतलब इन उपाधियों का जो 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने इन उपाधियों का अंत कर दिया था। जो महाराष्ट्र के जो पेशवा थे, कर्नाटक के नवाब थे और तंजौर के जो महाराजा थे, पेशवा, नवाब और महाराजा जैसी उपाधियों का लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अंत कर दिया गया था। तो इसी क्रम में जो लॉर्ड डलहौजी हैं इन्होंने जो भारत है, भारत को 3 भागों में बांटा था। भारत को 3 भागों में बांट लिया था। वो 3 भाग कौन कौन से थे वो यहाँ देखिएगा। जो 3 प्रमुख भाग थे तो लॉर्ड डलहौजी ने जो भारत में जो क्षेत्र था उसको 3 भागों में बांट लिया था। ऐसे क्षेत्र जो पूर्ण स्वतंत्र पूर्णतः स्वतंत्र रियासतें थीं, ये पूर्णतः स्वतंत्र रियासतें थीं, एक क्षेत्र में बांट लिया था। जो दूसरा क्षेत्र ये बांटा था कि ऐसी रियासतें जो ब्रिटिश के जो अधीन थीं, ऐसी रियासतें। और तीसरा जो भाग था ऐसी रियासतें जो जो ब्रिटिश से ऐसी रियासतें जो जो ब्रिटिश सरकार थी उनके द्वारा स्थापित की गई थी, अंग्रेजों द्वारा स्थापित रियासतें थीं। तो जो लॉर्ड डलहौजी था, साम्राज्यवादी नीति थी इसकी, तो इसने भारत को तीन भागों में बांट लिया था। ऐसी रियासतें जो पूर्णतः स्वतंत्र थीं, ऐसी रियासतें जिन रियासतों को ऐसी रियासतें जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थीं, और ऐसी रियासतें जो किसी कारण से अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित की गई थी। तो अब जो 3 रियासतें थीं ये 3 प्रकार के 3 भागों में पूरे भारत को बांट लिया था। तो जो गोद लेने की प्रथा थी, गोद लेने की जो प्रचलन था वो जो अधीन थी उसमें भी गोद लेने की प्रथा निषेध थी, बंद थी। और जो तीसरी जो रियासतें जो अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित ही की गई थी तो इनमें भी गोद लेने की प्रथा
यानी कि गोद लेने। तो ये जो दो रियासतें हैं, जो ऐसी रियासतें जो ब्रिटिश शासन के अधीन थी, उसमें भी गोद लेने की प्रथा निषेध थी। ऐसी रियासतें जो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित की गई थीं, उनमें भी गोद लेने की प्रथा यानी कि निषेध थी। अब जो गोद लेने की प्रथा थी, और इसी के अंतर्गत यानी कि जो लॉर्ड डलहौजी हैं, पहले इनके काल को देख लेते हैं। किस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश क्षेत्र यानी कि यानी कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का यानी कि विस्तार किस कारण से किया था। तो एक तो आता है व्यापकगत सिद्धांत। व्यापकगत सिद्धांत मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये जो व्यापकगत सिद्धांत है, व्यापकगत सिद्धांत मतलब विलय नीति, विलय नीति भी इसका नाम है। दूसरा है इसका हड़प नीति। तो ये विलय नीति और हड़प नीति, विलय नीति और हड़प नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को, रियासतों को उसने भारतीय साम्राज्य में विलय की नीति अपनाई। तो विलय नीति या हड़प नीति, व्यापकगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था। इसके अंतर्गत ये था कि चूँकि ब्रिटिश सरकार ने 19 यानी कि 1825 में गोद लेने की प्रथा पर एक अधिनियम लाया था, यानी कि एक अधिनियम लाया गया था, जिसमें ये था कि जो भी ब्रिटिश रियासत यानी कि जो भी भारत में रियासतें हैं, उनमें यदि उत्तराधिकार का यानी कि उत्तराधिकार की छूट दी गई थी, तो जो 1825 में जो अधिनियम लाया गया था उसमें ये था कि उत्तराधिकार की छूट है। लेकिन ये 1900 यानी कि 1848 तक तो चलती रही। जैसे ही 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत गवर्नर जनरल बन कर के आया था, तो जो उत्तराधिकार की छूट थी, इसमें उत्तराधिकार की यानी कि उत्तराधिकार की छूट थी। लेकिन जैसे ही 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत में आया, तो इसने उत्तराधिकार की छूट को मानने से मना कर दिया था। तो उत्तराधिकार की छूट को यानी कि जो 1825 में नियम बना था, उसको मानने से लॉर्ड डलहौजी ने मना कर दिया था, यानी कि गोद लेने की प्रथा से इनकार कर दिया था। तो इसी क्रम में भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको व्यापकगत सिद्धांत या विलय नीति या हड़प नीति के अंतर्गत यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में इसने विलय कर लिया था। और उसमें क्रम देखिएगा क्या है। सबसे पहला जो राज्य है वो सतारा क्षेत्र है। 1848 में सतारा क्षेत्र के जो राजा थे उनका नाम था अप्पा साहिब था। तो 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने जो प्रथम क्षेत्र का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया वो पहला था, यानी कि सतारा था। तो ये सतारा यानी कि प्रथम रियासत थी या प्रथम राज्य था, जिसको लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। इसी क्रम में जो दूसरा है वो जैतपुर है। जैतपुर यानी कि मध्य प्रदेश का क्षेत्र था। 1849 में जैतपुर का विलय। इसी तरह से जो संभलपुर है जो उड़ीसा का है, उड़ीसा के यहाँ के जो शासक थे वो नारायण सिंह थे। 1849 में इसका विलय कर लिया गया था। इसी क्रम में जो बाघाट जो पंजाब क्षेत्र का है, 1850 में इसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। लेकिन जो वायसराय यानी कि जो कैनिंग आते हैं, कैनिंग के द्वारा इस बाघाट वाले क्षेत्र को वापस कर दिया जाता है। तो कौन सा क्षेत्र है जो कैनिंग के द्वारा लॉर्ड डलहौजी ने तो विलय नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में बाघाट को मिला लिया था, लेकिन जैसे ही वायसराय कैनिंग आते हैं तो जो कैनिंग के द्वारा इस क्षेत्र को वापस कर दिया जाता है। इसी क्रम में जो उदयपुर है यानी कि उदयपुर है 1852 में विलय कर लिया गया था। बाद में कैनिंग के द्वारा भी इसे वापस कर दिया था, यानी कि कैनिंग के द्वारा इसे वापस कर दिया था।
तो ये दो क्षेत्र ऐसे हैं कि जो वायसराय कैनिंग के द्वारा इन क्षेत्रों को वापस कर दिया गया था। इसी क्रम में जो झांसी है 1853 में यहाँ के जो शासक थे वो गंगाधर राव थे और विलय करने से कुछ यानी कि महीने पूर्व ही गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है, इनकी कोई संतान नहीं थी। तो इस क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई शासिका थीं गंगाधर राव की मृत्यु के बाद। तो इस क्षेत्र में यानी कि कोई उत्तराधिकार के रूप में लिया गया था। तो 1853 में झांसी का विलय कर लिया गया था। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद इनकी कोई संतान नहीं थी, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जी थीं। तो उन्होंने आनंद राव यानी कि उन्होंने आनंद राव को यानी कि आनंद राव को गोद लिया था, आनंद राव को यानी कि गोद लिया था। तो इसी क्रम में 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने झांसी का विलय किया, फिर युद्ध हुआ, बाकी कहानी है। और इसी क्रम में आगे आइएगा 1854 में नागपुर जो महाराष्ट्र में जो क्षेत्र था, यहाँ के जो शासक थे वो रघुजीत तृतीय थे, यानी कि मराठा साम्राज्य के यानी कि रघुजीत तृतीय थे। इसका विलय 1854 में हुआ था। इसी क्रम में जो अवध राज्य था यानी कि अवध जो रियासत थी, बड़ी रियासत थी, तो 1856 में अवध रियासत का विलय कर लिया गया था। और यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया था। तो यहाँ से प्रश्न कई बार बन गया है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा करके उस क्षेत्र को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था। तो ऐसा राज्य अवध है जिसे 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत विलय कर लिया गया था। और यहाँ के जो शासक थे यानी कि वाजिद अली शाह थे, ये वाजिद अली। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है कि जो अवध राज्य था उसका अंतिम शासक कौन था। तो अवध राज्य का अंतिम शासक वाजिद अली शाह थे और लॉर्ड डलहौजी ने इन पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध राज्य को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। इसी क्रम में जो पंजाब राज्य है 1849 में यहाँ के शासक दिलीप सिंह थे, इसका विलय किया है। 1850 में जो सिक्किम है आंशिक रूप से विलय हुआ था सिक्किम राज्य का। और 1852 में ये चूँकि ये जो क्रम हुआ था यहाँ पर युद्ध वगैरह हुए थे, तो उस आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में इनको विलय कर लिया गया था, पंजाब, सिक्किम और बर्मा। तो इनका भी एक क्रम देख लीजिएगा। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न तो बनेगा कौन सा शासक था, किस रियासत का था और कब इनका विलय हुआ है ब्रिटिश साम्राज्य में। तो एक क्रम से आपको इसके बारे में जानना है। तो एक क्रम से यहाँ पर आपको जानकारी दे दी गई है। तो लॉर्ड डलहौजी की जो भारत में साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत जो नीति थी वो व्यपगत सिद्धांत, जिसके अंतर्गत विलय नीति या हड़प नीति थी, या इसी को एक नाम और दिया जाता है गोद निषेध। इसी को एक नाम और दिया जाएगा गोद निषेध, भी इसे नाम दिया जाता है। तो चूँकि लॉर्ड डलहौजी के जो सुधार हैं ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत, सुधार लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बहुत अच्छे भारत में सुधार भी किए गए थे। केवल जो ब्रिटिश जो साम्राज्यवादी यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति जो इसने अपनाई थी, वही नीति के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ और यही नीति इसकी गलत थी। बाकी तो सुधारों के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने भारत में बहुत अच्छे सुधार भी किए हैं। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में बहुत सारे भारत में सुधार हुए हैं। तो व्यपगत सिद्धांत को छोड़ करके भारत में जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सुधार किए गए उनमें देखिएगा, तो जो पहला सुधार है कि जो बंगाल वाला क्षेत्र था वहाँ पर गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाते थे। तो जैसे ही लॉर्ड डलहौजी आया तो उसने एक क्रम और आगे बढ़ा दिया कि बंगाल में उप गवर्नर की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि गवर्नर के नीचे उप गवर्नर की नियुक्ति
की जाएगी, तो ये कि ये सुधार का एक ये क्रम था। और जो दूसरा सुधार है, लॉर्ड डलहौजी ने जो सेना का मुख्यालय है वो शिमला में स्थानांतरित कर लिया था, यानी कि शिमला स्थानांतरित कर लिया गया था, स्थानांतरित किया गया था। तो लॉर्ड डलहौजी ने जो सेना का मुख्यालय शिमला में स्थानांतरित किया था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो शिक्षा के क्षेत्र में है, यानी कि वुड डिस्पैच जो 1854 में लाया गया था। वुड डिस्पैच यानी कि ये भारत में ये मैग्ना कार्टा है, वुड डिस्पैच यानी कि भारतीय मैग्ना कार्टा, जिसके अंतर्गत 1854 में शिक्षा के क्षेत्र में ये वुड डिस्पैच लाया गया था। तो 1854 में लाया गया था। इसी क्रम में इसमें ये था कि जो भारत में जो क्षेत्र हैं, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में कुछ क्षेत्रों में विश्वविद्यालय खोले जाएं जो लंदन की तर्ज पर होंगे। तो वो वुड डिस्पैच के अंतर्गत जो 1854 में लाया गया था, इसके अंतर्गत लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय खोले गए थे बाद में। और वो विद्यालय थे कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय, यानी कि विश्वविद्यालय। तो ये जो 3 विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किए गए थे, ये लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर बनाए गए थे। और किस अधिनियम के आधार पर? जो वुड डिस्पैच 1854 में लाया गया था, शिक्षा के क्षेत्र का मैग्ना कार्टा है, जिसके अंतर्गत ये 3 विश्वविद्यालय भारत में स्थापित किए गए थे। इसी क्रम में देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे का विकास ज़्यादा किया भारत में। यानी कि जो प्रथम रेलवे है, यानी कि जो प्रथम रेल चलाई गई थी, जो प्रथम रेल है वो बम्बई से, यानी कि 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच ये ट्रेन चलाई गई थी। 35 किलोमीटर की लंबाई में ये पहली ट्रेन भारत में चली थी। तो पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच चली थी 35 किलोमीटर की लंबाई में। और ये जो पहली ट्रेन भारत में चली, इसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से इसे जाना गया था, ब्लैक ब्यूटी के नाम से इसे जाना गया था। तो ये भारत में पहली ट्रेन है जो बम्बई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, जिसे ब्लैक ब्यूटी नाम दिया गया था। इसी क्रम में जो द्वितीय और तृतीय जो ट्रेनें चलाई गई हैं वो 1854 में चलाई गई थी। और जो द्वितीय ट्रेन है वो यानी कि कलकत्ता से रानीगंज, ये रानीगंज के बीच चलाई गई थी। और जो तीसरी ट्रेन है वो बम्बई से महाराष्ट्र में ही है, कल्याण, इसके बीच ये ट्रेनें चलाई गई। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में प्रथम ट्रेन 1853 में और द्वितीय और तृतीय ट्रेन हैं वो 1854 में इन क्षेत्रों में चलाई गई थी। इसी क्रम में आइएगा, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डाक विभाग की स्थापना की गई थी। और डाक विभाग की स्थापना इनके द्वारा 1850 में की गई थी। इसी क्रम में तार विभाग, और तार विभाग के अंतर्गत प्रथम टेलीग्राफ लाइन जो कलकत्ता से पेशावर के बीच में भेजी गई थी, यानी कि कलकत्ता से पेशावर के बीच पहली तार सेवा प्रारंभ हुई थी। इसी क्रम में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में सबसे इम्पोर्टेंट था लोक निर्माण विभाग की स्थापना। और लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो कार्य किए गए उसमें सड़क निर्माण, विभिन्न प्रकार की नहरें बनाई गई, जीटी रोड जो शेरशाह सूरी के द्वारा कलकत्ता से, यानी कि कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था जो अमृतसर तक गया था, तो जीटी रोड का इसके द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया था। इसी क्रम में गंगा नदी से नहरें भी निकाली गई थीं। तो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत ये कार्य किए गए थे। इसी क्रम में लॉर्ड डलहौजी का जो सुधार है उसमें ICS की जो परीक्षा है, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा है
वो इसी क्रम में जो बोर्ड डिस्पैच आया था, इसी क्रम में आईसीएस की परीक्षाएं होती थीं। तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आईसीएस की परीक्षा भारत में प्रारंभ हुई और ये जो परीक्षा है इसमें जो प्रथम एसएन टैगोर यानी कि सत्येंद्र नाथ टैगोर यानी कि प्रथम आईसीएस बने थे भारत में, यानी कि भारत के प्रथम जो आईसीएस परीक्षा पास की थी वो एसएन टैगोर यानी कि 1864 में इन्होंने पास की थी, यानी कि प्रथम आईसीएस एसएन टैगोर जी हैं। तो ये लॉर्ड डलहौजी का जो व्यापक नीति है इसके अंतर्गत ये हड़प नीति या विलय नीति के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार हुआ। लेकिन दूसरी तरफ आइएगा तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में जो सुधार कार्यक्रम चलाए गए वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसी क्रम में जो विलय नीति थी, ये विलय नीति गोद लेने की प्रथा या युद्ध के अंतर्गत भारतीय जो क्षेत्र थे उनको जीत करके ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। एक क्षेत्र ऐसा भी था कि लॉर्ड डलहौजी ने ऋण के आधार पर, यानी कि ऋण के आधार पर भी एक क्षेत्र का विलय कर लिया गया था और वो क्षेत्र जो था वो बरार क्षेत्र था, महाराष्ट्र में है, बरार क्षेत्र है। जो बरार क्षेत्र आता था वो निजाम के अंतर्गत आता था, जो निजाम थे, निजाम वाली रियासत थी। तो एक क्षेत्र ऐसा भी है। तो जो ऋण के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया था वह क्षेत्र है बरार क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो ये विलय नीति जो अपनाई गई उसमें गोद लेने की प्रथा के आधार पर, यानी कि गोद निषेध उत्तराधिकार में छूट ना देने के आधार पर भारत यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में कुछ क्षेत्रों का विलय और कुछ जो क्षेत्र हैं वो युद्ध के द्वारा यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिए गए थे। तो ये क्रम जो है व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत है। लेकिन दूसरी तरफ ये प्रमुख सुधार हैं जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में किए गए और भारत में विकास का एक क्रम प्रारंभ हुआ। तो ये लॉर्ड डलहौजी हैं जिनके द्वारा भारत में सुधार के सिद्धांत भी यानी कि सुधार और विकास का कार्यक्रम भी अपनाया गया। तो ये लॉर्ड डलहौजी हैं। तो इसी क्रम में आगे भी आपको वीडियो दिए जाते रहेंगे। तब तक के नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।